आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ज़ी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का टेक्सचर बहुत अच्छा है, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास एक रफ टेबल है, उसपे हमने एक ब्लॉक को लगाया है और हमने एक प्लेट लगाया है और रस्सी का सहारा लिया है। उस प्लेट के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक को डालना है, तो डाइलेक्ट्रिक को कनेक्ट कर दिए हम स्ट्रिंग से, ठीक है। हमारा जो प्लेट है उसकी लंबाई जो है वो एल है और उनके बीच का सेपरेशन डी दिया हुआ है। पहले से ही हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा पार्ट जो है इसके अंदर इंसर्ट करके रखा है कैपेसिटर प्लेट के अंदर। हमने इनिशियल स्टेज में स्विच को ओपन रखा है और जो डाइलेक्ट्रिक का जो स्लैब है वो हमारा स्क्वायर शेप में है, तो उसका यदि आप एरिया निकालिएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल लेवल पे स्विच जो है ओपन है। आपको क्या करना है कि जैसे स्विच को आप क्लोज करेंगे तो आपको पता है कि पोलराइजेशन के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल लगेगा, साथ में आपका ग्रेविटी भी उसको पुल कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जस्ट ये स्लाइड करने के कंडीशन पे होगा, तब आपका वोल्टेज कितना है वो कैलकुलेट कर दीजिए। दूसरा कहता है कि आपके पास इसमें कंडीशन दिया है कि ई जो है जस्ट ये कंडीशन दिया है कि ई जो है 2E मिनिमम हो जाए, ठीक है? तब आप ए का जो है वेलोसिटी कैलकुलेट कर दीजिए। शर्त ये है कि वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पूरा कैपेसिटर में अंदर समा गया है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है पूरा कैपेसिटर में समा गया है, यही कहना चाह रहे हैं हम। तो आप बोलोगे चलो फिज़िक्स का कोर आइडिया पे बात किया जाए कि कैसे-कैसे हमें इसको अप्रोच लेना होता है। तो सबसे पहला बात, बैटरी क्या काम करता है? एनर्जी बैंक है। बैटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देगा और कैपेसिटर को चार्ज करेगा। साथ में क्या करेगा बैटरी, उस स्लैब को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा और स्लैब को नीचे आने में मदद करेगा। दूसरी बात है कि ये जो बैटरी है उसको हम कांस्टेंट सप्लाई देते हैं, तो आधी एनर्जी जो है वो चार्ज में ख़त्म कर देगा और आधी एनर्जी उसको पुल करने में, मैकेनिकल पुल देने में लगेगा। तो सवाल ये होगा कि सर हमारे ब्रह्मांड में सारे चीज़ को अस्थिर रखना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा सोचा जा सकता है? तो हाँ, ज़रूर सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं ये बताते हैं। कि मेरे को पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो तनाव होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसको हमको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरा है कि जो फ़ोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ़ई जो हमारा लग रहा है, जो बल है वो कोई जादू नहीं है। बेसिकली वो एक तरह का ढलान है और एनर्जी ग्रेडिएंट है। और एनर्जी ग्रेडिएंट होने के कारण हम क्या करते हैं, उसको मिनिमम लोएस्ट एनर्जी तक उसको लाते हैं, जिससे हमारा पुल अच्छे से हो पाए उसका, ठीक है, स्लैब का। तो आपको ये सोचना होगा कि यार ये एनर्जी ग्रेडिएंट बोले तो सर इसका मतलब कि एफ इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, इसका मतलब कि स्लैब को थोड़ा आहिस्ता और हमने खींचा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एनर्जी का रेट ऑफ चेंज हम एक्स के साथ निकाल रहे हैं। अब सवाल हुआ कि सर इसमें एक चीज़ और आप बताओ कि इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए एक तो आप देख रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक का कुछ पार्ट जो है इंसर्ट है और कुछ पार्ट जो कैपेसिटर का प्लेट का है वो हवा में है। तो क्या कैपेसिटेंस निकाल करके सी इक्विवेलेंट निकाल करके एनर्जी का फ़ॉर्मूला पे लिखा जाए? एकदम वही आइडिया यूज़ करके हम लोग सवाल को हैंडल करते हैं। तो देखो कैसे हम लोग हैंडल करते हैं सवाल को। तो बेसिक सा अप्रोच है, अब जहाँ-जहाँ हमें फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट चाहिए। अब हम करते क्या हैं, हम बोलते हैं कि जस्ट एक आइडिया लो बालक, कि हम लिखते हैं कि एल एल इक्वल टू बी प्लस एक्स, ठीक है। बी पहले से था, एक्स हमने थोड़ा और खींचा है, ठीक है। अब हम, मेरे को पता है कि सी वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट एल बी प्लस एक्स, इसको घेर लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि हम C2 निकालते हैं तो क्या, सॉरी के है, डाइलेक्ट्रिक है ना, तो के लगाएंगे। अब हम लिखेंगे एप्सिलॉन नोट एल इंटू एल माइनस बी माइनस, क्योंकि बी प्लस एक्स होगा, ऐसे लिखते तो ऐसे हैं लोग, बी प्लस एक्स, तो हमको ब्रैकेट ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तो ठीक है फिर से हम ब्रैकेट यूज़ कर देते हैं, बाई डी हो जाएगा। ये वो पार्ट है जहाँ पे हम हवा में, ये डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है। तो हम सी इक्विवेलेंट निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम बोलेंगे C1 प्लस C2। तो हमारा C1 कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नोट एल बी प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी, और इसको हम घेर लेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ये एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, और यहाँ पे एल हम पहले ही लिख रहे थे, एल माइनस बी माइनस एक्स, थोड़ा रुक गए क्योंकि आपको लगेगा कि डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं सर जी, और यहाँ पे डी।
ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट और एल बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा और बी प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या एल माइनस बी माइनस एक्स और इसको घेर लेंगे, ठीक है? तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नोट एल और डी और यहाँ पे लिखेंगे के बी जोड़ के एक्स प्लस एल माइनस बी माइनस एक्स, ठीक है? अब यहाँ से सी इक्विवेलेंट हम लिखते हैं, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नोट एल और डी हो जाएगा, ठीक है? क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे एल जोड़ बी के माइनस वन जोड़ एक्स के माइनस वन और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो सी इक्विवेलेंट हो गया। अब मेरे को पता है कि सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो सर एनर्जी लिखते हैं, एनर्जी इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर इंटू वो हाफ सी इंटू वी स्क्वायर होता है, तो ई स्क्वायर और यहाँ पे इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नोट एल और डी, यहाँ से कर लेंगे एल जोड़ बी के माइनस वन जोड़ एक्स और यहाँ से हो जाएगा के माइनस वन और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है? तो अभी मेरे को पता है कि सर एफ इक्वल टू आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और एक्स लिखोगे। तो हम कहेंगे हाँ सही बात है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एक्स लिखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट किया जाए, तो हम लिखेंगे कि सर डी बाई डी एक्स और यहाँ से लिखेंगे 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट एल और डी, ठीक है? और यहाँ से लिखेंगे एल प्लस बी के माइनस वन, ठीक है? जोर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट एल और डी और यहाँ पे लिखेंगे के माइनस वन और यहाँ पे एक्स। क्लियर है? इतना तक तो काम कर सकते हैं, आराम से हैंडल हो जाएगा। तो फिर से हम एनर्जी को लिखेंगे तो ये तो क्लियरली है कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो ये ज़ीरो हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट एल और यहाँ पे डी और यहाँ पे बचेगा के माइनस वन और डी एक्स बाई डी एक्स तो कट जाएगा। तो एफ इक्वल टू जो फार्मूला है हम जानते हैं कि एनर्जी का रेट ऑफ चेंज एक्स के साथ निकालते हैं और ये हो जाएगा 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट एल के माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो फ़ोर्स पता चल गया। अब हम आते हैं यहाँ पे तो हम लिखेंगे कि फ़ोर्स का जो सर फ़ॉर्मूला आ गया वो आ गया 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट एल इंटू के माइनस वन इंटू डी हो गया, ठीक है? अब ये फ़ोर्स अपने को निकल गया। अब मेरे को सोचना है कि सर हम बताइए नीचे तो एफ ई से खींच रहे हैं उसको प्लस सर एम डैश जी लग रहा है और इक्वल टू इक्वल टू ग्रेटर देन आपका जो फ्रिक्शन लग रहा है तो म्यू एम जी लग रहा है, ठीक है? और कुछ तो लग नहीं रहा है क्योंकि एफ डैश ई लग रहा है, ठीक है? एम डैश जी लग रहा है, ठीक है? और म्यू एम जी लग रहा है, ठीक है? उसके बाद तो उससे ज़्यादा कुछ तो इसमें लग नहीं रहा है। तो सर आप बोलो कि यहाँ पे एफ ई एफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एम डैश जी। हाँ, ठीक है, तो हम कहेंगे कि एफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, म्यू का मतलब 1/4 एम जी, एम डैश का मतलब हो जाएगा एम जी बाई सिक्स हो जाएगा। दिया है सवाल में एम डैश का वैल्यू, तो एफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 mg माइनस 2 mg। तो एफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी बाई 12 हो जाएगा। अब एफ ई का वैल्यू कितना दिया है तो 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट एल के माइनस वन, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी बाई 12। क्लियर है? अब यहाँ से आप देखोगे कि कहानी में क्या बदलाव आया और क्या है नीचे डी है, ठीक है? डी है। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लीजिए 2 जी डी लिख लीजिए बालक, ये 12 लिख लीजिए, एप्सिलॉन नोट लिखिए, एल लिखिए और के माइनस वन लिखिए। तो अभी ये कट जाएगा तो ई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एम
जी डी और ये हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1। ठीक है? तो ये जो ई है मिनिमम, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए एम जी डी और 6 एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1। ठीक है? आपने बोला है एक चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा जो यहीं पे हम बता देते हैं कि आपसे बोला गया है कि ई जो है वो 2 ई, ठीक है? आपको बोला गया आप फ़ोर्स निकालते हैं, फ़ोर्स का वैल्यू कितना आएगा बताइए? 1/2 पहले लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1 इंटू टी। ठीक है? इतना तो पहले कर लिए। अब आप ई स्क्वायर देखिए, तो इसका करिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और इसका हो जाएगा एम जी टी और 6 एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1। यहाँ से आप के माइनस 1 ठीक है? एप्सिलॉन नॉट एल यहाँ से डी और डी मार लीजिए। तो एफ इक्वल टू कितना बचा देखो तो 4 एम जी बाई 12। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी बाई 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन में कहीं पे फ़र्क होगा तो आप ध्यान देख लेना, कहीं काटने-वाटने में छूट गया हो तो एफ एम जी बाई 3 हो गया। अब एफ एम जी बाई 3 हो गया तो अब आप यहाँ पे आते हैं सवाल में कि आपको क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए ना बालक? हाँ, ठीक है। आप सोचो कि पहला इक्वेशन क्या लिखोगे? तो लिखोगे सर एफ ई लग रहा है, ठीक है? प्लस एम डैश जी लग रहा है, माइनस टी लग रहा है इक्वल टू एम डैश ए, पहला इक्वेशन मान लो। दूसरा इक्वेशन कि इधर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। बहुत ये चीज़ जानते होंगे जी आप। टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए प्लस म्यू एम जी। अब यहाँ से ये इक्वेशन को पकड़िए, एफ ई प्लस एम डैश जी माइनस एम ए माइनस म्यू एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम डैश ए हो जाएगा। तो एफ ई प्लस एम डैश जी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम डैश ए प्लस एम ए। ठीक है? तो अभी आप क्या लिखोगे? ए इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ ई प्लस एम डैश जी माइनस म्यू एम जी। ठीक है? डिवाइड में क्या हो जाएगा? एम डैश प्लस एम। इससे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, एफ ही पता है, सब कुछ पता है। अब आप क्या करोगे? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a और s के जगह क्या लिखोगे? इनिशियल स्पीड तो ये 0 है और यहाँ हो जाएगा l माइनस बी। अब यार इससे v आपका कैलकुलेट हो जाएगा और आपका सवाल बन जाएगा। तो जनरल फिजिक्स, जनरल कोर आइडिया आपको पता हो तो आप हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।